हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का सेट नंबर 10, सेट नंबर 10। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। आज हम ये 10 शब्द सीखेंगे। सिंपोजियम, इनकॉम्पिटेंट, यूनानिमस, टेम्परेट, इडियोसिंक्रेसी, सली, सैंग्विन, प्रोपेंसिटी, इनएलेक्टेबल, फ्लैबरगैस्ट। ये हैं हमारे आज के 10 वर्ड्स। ये आपका क्विज है जो हम बाद में करेंगे। सबसे पहला वर्ड है सिंपोजियम। सिंपोजियम का मतलब होता है विचार गोष्ठी। कहने का मतलब जब कई लोग मिलते हैं किसी एक विशेष चीज़ के ऊपर बात करने के लिए, किसी स्पेशल टॉपिक पे बात करने के लिए, और वहाँ पे वो सब अपनी राय देते हैं, तो उसे विचार गोष्ठी कहा जाता है। एक कॉन्फ्रेंस एक तरह की, या कोई मीटिंग जो किसी एक विशेष मुद्दे पर होती है। जैसे काउंसिल, काउंसिल मतलब परिषद, कई बार परिषद बैठती है। फोरम, फोरम मतलब होता है मंच। पैनल, पैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैनल ही बोलते हैं इसे। या कोलोक्वियम, कोलोक्वियम थोड़ा सा एकेडमिक इन नेचर होता है, यानी थोड़ा सा ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है, एकेडमिक से रिलेटेड होता है। सिंपोजियम और कोलोक्वियम में बस यही फर्क है। सिंपोजियम जनरल भी चीज़ पे हो सकता है, कोई महीन मुद्दा, कोई राष्ट्र का मुद्दा, कोई पब्लिक से रिलेटेड मुद्दा, खेलकूद से रिलेटेड मुद्दा, किसी भी चीज़ पर सिंपोजियम आयोजित हो सकता है। लेकिन जो कोलोक्वियम होता है ये थोड़ा सा एकेडमिक होता है। जैसे थीसिस के लिए होता है सिंपोजियम, कहीं पे पोस्टर कंपटीशन है, पोस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह करना है, उस तरह का कोलोक्वियम होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये समानार्थी शब्द हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। शोइंग हिम द फोटो ऑन माई लैपटॉप ड्यूरिंग द सिंपोजियम, आई पोज द क्वेश्चन इफ हिज फैक्ट्री कुड मेक सच अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। कोई एक सिंपोजियम चल रहा था, तो उसमें मैंने अपने लैपटॉप पे एक फ़ोटो दिखाई। जो भी उसमें वक्ता था, वक्ता मतलब स्पीकर, जो भी उसमें वक्ता था मैंने उसे फ़ोटो दिखाई अपने लैपटॉप पे, और मैंने उससे पूछा। जब आप किसी को क्वेश्चन पोज करते हैं मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टू पोज द क्वेश्चन मतलब इज टू आस्क द क्वेश्चन। तो यहाँ पे पोज्ड की बजाय आप आस्क्ड भी कर सकते हैं। आई आस्क द क्वेश्चन इफ हिज फैक्ट्री कुड मेक सच अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। मैंने उससे ये पूछा कि जैसा फोटो मेरे लैपटॉप पे आप देख रहे हो, क्या आपका जो उद्योग है, आपकी जो फैक्ट्री है, वो हूबहू वैसा ही क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकती है या नहीं। कहने का मतलब कोई सिंपोजियम हो रहा होगा, उसमें कोई वक्ता है, वो अपनी फैक्ट्री के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा, तो किसी ने पूछा अपने लैपटॉप पे फोटो दिखा के, क्या आप बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट भी बना सकते हो। अगला, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम क्या है? इंडियन ओशियन मतलब होता है हिंद महासागर, नेवल मतलब नौसैनिक, सिंपोजियम मतलब अगेन कोई कॉन्फ्रेंस, कोई विचार गोष्ठी। अ वॉलंटरी इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया। ये इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम जो है ये एक संगठन है, ये एक वो है, कॉन्फ्रेंस है जो भारत करवाता है। भारत ने इसकी पहल करी, इनिशिएटिव लिया मतलब पहल करी खुद से, यानी कि वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। तो ये क्या है? ये सीरीज ऑफ बेनियल मीटिंग है। बेनियल मतलब होता है जो 2 साल में एक बार होता है, उसे बोलते हैं बेनियल। तो ये 2 साल में एक बार मीटिंग होती है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, अमंग द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन। लिटोरल स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्रीज है। जब भी हम एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो स्टेट्स का मतलब कंट्रीज हो जाता है। तो लिटोरल मतलब क्या होता है? लिटोरल मतलब तटीय, वो देश जो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जो है वो उनकी बाउंड्री मेक करता है। जैसे कि मान लो मॉरिशस है, मादागास्कर है, मालदीव्स है, तो ये सारे इंडियन ओशियन के बीच में आते हैं। तो यानी ये लिटोरल स्टेट्स हैं। अब भारत जो है, भारत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सीधा इंडियन ओशियन में खुलता है। क्लियर? तो भारत भी एक लिटोरल स्टेट है, तटीय। भारत का तट इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में लगता है। तो एक भारत ने इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम हर 2 साल में एक बार करवाने की ठानी है। तो क्लियर है सिंपोजियम। अब आते हैं इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब होता है अयोग्य। अयोग्य कौन हो सकता है? जिसमें उतनी कुशलता ना हो, उतनी स्किल ना हो। यानी मैं कह सकता हूं कि जो डेक्स्ट्रस है उसका ये उल्टा शब्द है। डेक्स्ट्रस मतलब स्किल्ड होता है। तो यहाँ पे आप वही सब शब्द देखेंगे जो आपने पहले सीखे हैं, और इसी तरह से आपका जो वोकैब है वो और स्ट्रांग होगा। तो इनकॉम्पिटेंट का सिनोनिम क्या हो गया? समानार्थी शब्द इनएप्ट। इनएप्ट मतलब जो नाकाबिल हो, जो अयोग्य हो। सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक लेवल है, तो उससे नीचे, यानी सब मतलब सब हमेशा दिखाता है नीचे। ठीक है ना? जो ये वर्ड लगता है सब, सब मतलब हमेशा होता है नीचे।
तो सब स्टैंडर्ड यानी उस लेवल का नहीं है, नीचे का है, यानी कि अयोग्य है। क्लमजी, क्लमजी जो कुशलता जिसमें ना, उसे क्लमजी बोलते हैं। इसका उल्टा शब्द क्या हो गया? इसका उल्टा वो होगा जो हाईली स्किल्ड पर्सन होगा, यानी कि एडेप्ट, एडेप्ट, एड्रॉइट। वेटरन, वेटरन मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। सीजनड, सीजन मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, किसी चीज़ में कुशल, निपुण, सीजनड, सीजन प्रोफेशनल, सीजन प्लेयर। वर्चुओसो, वर्चुओसो मतलब जिसने बहुत ही ज़्यादा जो पारंगत है, पारंगता हासिल कर ली किसी चीज़ में, ठीक है ना। जैसे जैसे जो तबला है, तबले में वर्चुओसो कौन है? शुभांकर बनर्जी या उस्ताद जाकिर हुसैन, ये वर्चुओसो कहे जाएंगे कि उनमें बिल्कुल एकदम पारंगत वो हो गए हैं। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट वर्ड हम कर चुके हैं। प्रोफिशिएंट मतलब भी होता है हाईली स्किल्ड, प्रोफिशिएंट। तो सिनोनिम और ये एंटोनिम इसके हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एन इनकॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट कैन नो लॉन्गर सर्व, बट इट डज नॉट क्लैरिफाई दैट हु शुड मेक दैट डिटर्मिनेशन। हमारा जो संविधान है वो ये कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, एन इनकॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट कैन नो लॉन्गर सर्व, एक अयोग्य राष्ट्रपति वो सर्व नहीं कर सकता, यानी वो अपने पद पे नहीं रह सकता, वो पदासीन नहीं रह सकता। बट इट डज नॉट क्लैरिफाई, लेकिन हमारे संविधान में ये नहीं लिखा, ये क्लैरिफाई नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि हु शुड मेक दैट डिटर्मिनेशन, कि ये डिटरमाइन कौन करेगा, यानी ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारा राष्ट्रपति अयोग्य है या नहीं है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो लिखा है हमारे संविधान में, अयोग्य राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि वो योग्य है या अयोग्य? पीपल कंडेम्ड द इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड ऑन द फ्रीडम ऑफ देयर एक्सप्रेशंस। कंडेम करना मतलब किसी का खंडन करना, किसी की निंदा करना, कि मैं उस चीज की निंदा करता हूं, मैं उस चीज को कंडेम करता हूं। जैसे अक्सर मान लो अगर कहीं पे कोई एक बुरा इंसिडेंट होता है, तो अक्सर जो पत्रकार हैं वो नेता के पास पहुंचते हैं कि इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें, ठीक है ना, इस पे आप अपना कमेंट दें। तो नेता कहते हैं मैं इस चीज़ का खंडन करता हूं, यानी मैं ये जो घटना है मैं इसकी निंदा करता हूं, यानी मैं इसको कंडेम करता हूं। CONDEMN, कंडेम करना। तो पास्ट टेंस में ED और हो गया तो कंडेम्ड। तो पीपल ने, लोगों ने किस चीज की निंदा करी? जो अयोग्य सरकार है, यानी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जो है। तो उन्होंने इनकॉम्पिटेंट उसे क्यों कहा? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी उस आधार पर कहा। ऑन द ग्राउंड ऑफ मतलब इस आधार पर कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, यानी लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोगों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर सरकार ने अंकुश लगा दिया, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, कई तरह के स्ट्रिक्चर लगा दिए, कई तरह के उस पर अंकुश लगा दिए, कई तरह की लिमिटेशन लगा दी। तो इसीलिए सरकार, जो लोग हैं उस सरकार से नाराज थे, उन्होंने इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट उसे कहा और उसको कंडेम किया, उसको खंडन किया या उसकी निंदा की। नेक्स्ट है यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, यानी कि अगर मान लो किसी मीटिंग में 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 ने एक ही बात कह दी, 10 के 10 से पूछा गया कि आप इसका जवाब दीजिए हाँ या ना, 10 के 10 लोगों ने कहा हाँ, तो उसके बेस पे कोई डिसीजन होगा, तो वो एक यूनानिमस डिसीजन होगा। यूनानिमस का मतलब होता है जब जितने भी लोग होते हैं सब एग्री हो जाते हैं, सब आपस में सहमत हो जाते हैं, सबका एक ही मत हो जाता है, या सबकी एक ही फीलिंग हो जाती है, या सबका एक ही एक्शन हो जाता है। मान लो छः दोस्त हैं और उनमें डिसाइड नहीं हो पा रहा कि भाई कौन सी मूवी देखें, तो ये कहा गया कि भाई आप जो है वोट करवाइए। तो उसके बाद वो अगर 6 के 6 ने एक ही उस पर वो एग्री कर गए, तो वो उनका यूनानिमस डिसीजन है। या तो हो सकता है 6 के 6 हाँ बोले, उस केस में वो यूनानिमस हो गया, या 6 के 6 जो हैं वो एक सहमति पे आ जाएं, उस केस में वो हो गया कंसेंसस। तो यूनानिमस और कंसेंसस में एक छोटा सा फर्क ये है, यूनानिमस में सबका एक ही मत हो जाता है, ठीक है, लेकिन कंसेंसस में बात और उसके बाद फिर सबका एक मत होता है, बस ये थोड़ा सा फर्क है। जैसे मान लो किसी ने कहा होगा हम मूवी ए देखेंगे, किसी ने कहा बी, किसी ने सी, फिर उनमें बातें हुई, फिर सब वो मान गए चलो हम सब बी देखते हैं, तो वो उनका यूनानिमस डिसीजन तो नहीं था, लेकिन अब वो मान गए हैं तो वो उनका कंसेंसस हो गया। कंसेंसस यानी सहमति हो गई, तो अब भी उनका एक मत हो गया, और वो ये कि वो बी देखेंगे, सब मान गए, तो अब भी एक मत हो गया, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कंसेंसस और यूनानिमस में। तो समानार्थी शब्द क्या है इसका? हारमोनियस। हारमोनियस मतलब सब एक सुर में होना, हारमनी, एक सुर में। अब सब एक सुर में होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ, कोई संगीत वाद्य यंत्र बजा रहा हूँ। हारमोनियस मतलब सब लोग एक सुर में हो गए, मतलब सबका एक मत हो गया। कनकॉर्डेंट, कनकॉर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? कनकॉर्ड वर्ड का मतलब होता है सहमति, ठीक है ना, आपस में सौहार्द, आपस में सौहार्द हो जाना, भाईचारा हो जाना,
कॉन्ग्रुएंट, आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सुना होगा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ दो लोग भी या उससे ज्यादा भी एक जैसे हो गए, यानी एक मत हो गया, कॉन्ग्रुएंस, उनमें कॉन्ग्रुएंस हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। एग्री कर गए तो एग्रीएबल हो गए। एमिकेबल, अगेन सौहार्द, दोनों के बीच में सौहार्द हो गया। कंजीनियल, कंजीनियल मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली कंजीनियल। फ्रिक्शनलेस मतलब कोई घर्षण नहीं है, घर्षण नहीं है, एकदम स्मूथ, यानी कोई उनके बीच में किसी तरह की कटुता या मनमुटाव नहीं है। क्लियर? तो इसका उल्टा क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, विरोधाभास, किसी तरह की असहमति। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब अपनी असहमति जताना, उसके साथ अपनी सुर में सुर ना मिलाना, अपनी लय में लय ना मिलाना, एक मत ना होना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। डिस्कॉर्डेंट, अब या तो कनकॉर्ड होगा, कनकॉर्ड और एकॉर्ड का मतलब एकदम एक होता है, एकॉर्ड मतलब भी सहमति, कंकॉर्ड मतलब भी सहमति। और डिस्कॉर्ड मतलब उल्टा, डिस मतलब ऐसे ही नेगेटिव में आता है, तो डिस्कॉर्ड मतलब असहमति। या आप ये भी बोल सकते हो एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से 36 का आंकड़ा, हिंदी में बोलते हैं 36 का आंकड़ा, एट ऑड्स। दे आर एट ऑड्स विद ईच अदर, आई एम एट ऑड्स विद माई नेबर। अगर मैं अपने पड़ोसी से एट ऑड्स में हूं, मतलब मैं उससे, मेरी उससे बनती नहीं है, ठीक है, मेरी उससे बनती नहीं है, मेरे उसके विचार नहीं मिलते हैं, तो आई एम एट ऑड्स विद हिम। एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉन्ग डेलिब्रेशन द ज्यूरी रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट ऑफ स्टेटिंग द एक्यूज्ड एज गिल्टी। एक लंबे विचार विमर्श के बाद, डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब होता है विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, डेलिब्रेशन, आफ्टर अ लॉन्ग डेलिब्रेशन। तो एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझ के, अपनी स्वेच्छा से, ठीक है ना, यानी इंटेंशन थी मेरी इसमें, आई इंटेंडेड टू डू इट, मेरा ये डेलिब्रेट था, अपनी इच्छा से था, वॉलंटरी था। तो आफ्टर अ लॉन्ग डेलिब्रेशन द ज्यूरी, ज्यूरी कौन होती है? निर्णायक समिति, उसको बोलते हैं ज्यूरी। द ज्यूरी रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट ऑफ स्टेटिंग द एक्यूज्ड एज गिल्टी। जो ज्यूरी थी, निर्णायक समिति, उन्होंने डिसीजन लिया। व्हेन यू रीच अ डिसीजन मतलब आप एक डिसीजन, एक निर्णय तक पहुंचते हो। तो रीच्ड अ यूनानिमस, एक मत, उन्होंने वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, जैसे अदालत अपना वर्डिक्ट देती है, अपना फैसला सुनाती है, तो वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला। फैसला क्या था? कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी, यानी जो आरोपी है वो वास्तव में गिल्टी था, यानी कि उसने अपराध किया था, वो गिल्टी था। नॉट गिल्टी मतलब वो इनोसेंट था, वो उसने अपराध नहीं किया था। तो अगर मान लो अपराधी ने अपराध नहीं किया होगा तो कोर्ट उसे क्या कर देगा? फ्री कर देगा। फ्री करना मतलब एक वर्ड बहुत अच्छा बताया था मैंने, विंडिकेट, अपराध मुक्त कर देना किसी को, विंडिकेट कर देना, ठीक है, लिबरेट कर देना, मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना, इंडिपेंडेंट कर देना, ठीक है, इंडिपेंडेंट कर देना। द न्यू फॉर्मेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज अ यूनानिमस सपोर्ट ऑफ आवर टीम एंड कुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट सेशन। ये जो प्रोजेक्ट का नया तरीका है, नया फॉर्मेट है, नया प्रकार है, ये पूरी टीम उसे यूनानिमस सपोर्ट कर रही है, यानी एक मत में सपोर्ट कर रही है, कोई भी मना नहीं कर रहा है उसके नए प्रकार को, प्रोजेक्ट के। और इसीलिए हम अगले सत्र में, अगले सेशन, सेशन मतलब अगले सत्र में, अगले सेशन में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। कई बार आप देखोगे कि न्यूज़ में ऐसे बोलते हैं कि जो बिल है वो पास हो गया यूनानिमसली। यूनानिमसली, यूनानिमसली मतलब जब लोकसभा में या राज्यसभा में पास हुआ तो किसी ने भी ना नहीं किया उस पर, सबने हाँ का बटन दबाया, क्योंकि जो सांसद होते हैं वो भी बटन दबाते हैं वहां पे, हाँ या ना। तो उसमें वो, उसको ऐसे लिखा रहता है, आए या नो, ऐसे लिखा रहता है, आए मतलब हाँ, नो मतलब नहीं। तो इसका मतलब सबने हाँ का बटन दबाया। अब इसमें एक शब्द था ज्यूरी। एक मुहावरा होता है जिसको बोलते हैं ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन समथिंग। ज्यूरी इज स्टिल आउट का मतलब ये होता है जब डिसाइड नहीं कर पा रहे, और इसलिए बोलते हैं ज्यूरी इज स्टिल आउट, ठीक है, ज्यूरी इज स्टिल आउट, यानी अभी उतना उसमें मैटर नहीं आया, उतना कंटेंट नहीं आया कि हम डिसाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन वेदर द कोरोना वायरस विल गो अवे और नॉट। आप किसी से पूछें कि भाई कोरोना वायरस जो है क्या वो अभी जल्दी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो उसमें ज्यूरी स्टिल आउट, अभी कोई भी हाँ या ना नहीं कह सकता इस पे, तो आप बोलेंगे ज्यूरी इज स्टिल आउट, यानी ज्यूरी अभी भी एक तरह से काम कर रही है। कहने का मतलब ये, मान लो अभी उस केस में हमने देखा कि ज्यूरी ने एक्यूज को गिल्टी बता दिया था, लेकिन ज्यूरी ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, यानी कि अभी वो काम ही कर रही है, तो ज्यूरी इज स्टिल आउट, यानी ज्यूरी अभी कहीं वहां बाहर है और काम कर रही है। ज्यूरी स्टिल आउट मतलब ये होता है जब किसी चीज का निर्णय अभी नहीं लिया जा सकता, या अभी जो निर्णय है वो निर्माणाधीन है, अभी वो चल रहा है, अभी वो तैयार हो रहा है, तो ज्यूरी इज स्टिल आउट। द ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन वेदर द न्यू हेल्थ केयर सिस्टम विल वर्क। नया वाला हेल्थ केयर सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा,
आयुष्मान भारत की बात हो रही है कि आयुष्मान भारत अच्छे से काम कर पाएगा, भारत में नहीं कर पाएगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो नया नया आया है, यानी ज्यूरी इज स्टिल आउट। हाँ, 2-3 साल में पता चल जाएगा, तो एक तरह से हमारे पास फैसला आ जाएगा। अगला है टेम्परेट। टेम्परेट के दो मतलब होते हैं। एक तो टेम्परेट बोलते हैं उस व्यक्ति को जिसे अपने आप पे लगाम लगानी आती है, यानी फिर से एब्स्टिनेंट या एब्स्टेमियस। एब्स्टिनेंट मतलब क्या होता है? जो अपने पे लगाम लगाए, अपने आप को कंट्रोल करे। तो एब्स्टीमियस या एब्स्टिनेंट, कई बार हम ये शब्द देख चुके हैं। असेटिक के लिए भी हमने देखा था, क्योंकि असेटिक भी कई तरह के प्रलोभन जो है उनको उनमें नहीं फंसता, तो वो अपने आप पे लगाम लगा के रखता है, अपने को कंट्रोल करके रखता है। तो कंट्रोल्ड, जो कंट्रोल्ड में हो या डिसिप्लिन्ड हो, एक उस व्यक्ति को टेम्परेट बोलते हैं। लेकिन एक टेम्परेट का मतलब और होता है, जैसे क्लाइमेट, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होती है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है जो जैसे ये धरती है हमारी, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास जो क्लाइमेट होती है उसे हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, यानी उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी में क्या होता है? जो पूरे साल टेम्परेचर काफ़ी गर्म रहता है उसमें, इक्वेटर के पास, क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर गर्म रहता है, विंटर्स ना के बराबर होती है यहाँ पे। और टेम्परेट जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा क्लाइमेट होता है कि जो ज़्यादा गर्म भी ना हो और जो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ठीक है ना, ऐसा क्लाइमेट होता है जो ज़्यादा टेम्परेट बोलते हैं उसे, ना ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा और ना ज़्यादा ठंडा। और बिहेवियर के टर्म्स में, यानी एक पर्सन के व्यवहार के टर्म में, वो व्यक्ति जो थोड़ा शांत स्वभाव का हो, जो बहुत ही एक्सट्रीम व्यू ना रखता हो, अपना जो ओपिनियन है, उस अपना जो मत है, वो अपना जो विचार है बहुत ही एक्सट्रीम ना हो उसका, यानी बहुत ही अति ना हो किसी चीज़ की, बहुत ही चरम विचार ना हो, चरम सीमा पे ना हो कोई विचार, किसी चीज़ की पराकाष्ठा ना हो, ठीक है ना, या उसकी आदतें टेम्परेट हो। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू शाउटिंग, प्लीज बी मोर टेम्परेट इन योर लैंग्वेज। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वाई आर यू शाउटिंग, प्लीज बी मोर टेम्परेट इन योर लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा जो है उसको टेम्परेट करो। टेम्परेट करो मतलब उसको शांत करो, अपनी भाषा को थोड़ा सा शोभनीय करो, ठीक है ना, उतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल मत करो, थोड़ी टेम्परेट, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा टेम्परेट का? सख्त, बहुत ज्यादा सिवियर, ठीक है। सिवियर जनरली नेगेटिव सेंस में ही आता है। मान लो आपको कहना है कि भाई सिवियर मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत तीव्र। अब भाषा बहुत तीव्र होना, भाषा बहुत सिवियर होना मतलब बहुत ही एक तरह से अभद्र कह सकते हो, या चिल्लाना, या बहुत ही वैसा मत रखना, सख्त, कष्टदायक, प्रचंड, उसको भी सिवियर बोलते हैं। मान लो आप बोलते हो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या कहोगे? मेरे को सिवियर पेन हो रहा है। सिवियर पेन मतलब बहुत ही कठोर पेन, बहुत ही ज्यादा पेन, बहुत ही गहन पेन, गहन, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो अगर आपको बोलना है आजकल मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप क्या आप ये बोलोगे आई एम स्टडिंग सिवियरली? नहीं, सिवियरली नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आई एम स्टडिंग, या तो बोलो इंटेंसली, मैं बहुत अपनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई कर रहा हूं, या बोलो मैं विद ऑल माई माइट, मैं अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है मैंने, विद ऑल माई माइट, आई एम स्टडिंग टूथ एंड नेल, मैं अपने पूरी जान लगा रखी है, ठीक है ना, ऐसे भी आप बोल सकते हो। या आप ये भी बोल सकते हो आई एम स्टडिंग एज मच एज आई कैन, जितना मैं कर सकता हूं उतनी पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं बोलोगे आई एम स्टडिंग सिवियरली, नहीं, ये नहीं बोलोगे, ठीक है ना। या ये भी बोल सकते हो आई एम स्टडिंग प्रोफ्यूजली, वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। प्रोफ्यूजली मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। मान लो आपको चोट लग गई और रक्त बह रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, यानी जो खून है बहुत ज्यादा बह रहा है, इट इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तो प्रोफ्यूजली भी बहुत ही अच्छा शब्द है, प्रोफ्यूजली। अब यहां पे अगला सेंटेंस देखते हैं। सिंस रमेश लिव्स इन अ टेम्परेट रीजन, ही एक्सपीरियंसेस ऑल द सीजन्स फ्रॉम वार्म समर टू कोल्ड विंटर। चूंकि रमेश एक टेम्परेट रीजन में रहता है, एक ऐसी जगह पे रहता है जहां पे जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है, तो वो हर तरह के सीजन्स एक्सपीरियंस करता है, यानी वो गर्मियों में गर्मी भी एक्सपीरियंस करता है और सर्दियों में सर्दी भी एक्सपीरियंस करता है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पे हमेशा एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक तरफ। जैसे अगर कोई आप स्केल बनाओगे, ये है सबसे गर्म और ये है सबसे ठंडा, तो या तो यहाँ या ये यहाँ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। लेकिन जो बीच में है टेम्परेट, वो टेम्परेट है। तो अगर मान लो कोई अंटार्कटिका में रह रहा है, तो पूरे साल एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा, बहुत ही ठंडा रहेगा पूरे साल। या कोई कनाडा में रह रहा है, कैलगरी वगैरह जो ठंडे इलाके हैं नॉर्थ कनाडा में, वहां रह रहा है, तो पूरे साल एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। एक्सट्रीम बहुत ही सिवियर ठंड, बहुत ही सिवियर कोल्ड, आप बोलोगे बहुत ही सिवियर कोल्ड रहती है, ठंड ठंड रहती है, इट इज वेरी कोल्ड, वेरी सिवियर कोल्ड। तो क्लियर है टेम्परेट मतलब? तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? टेम्परेट होनी चाहिए। आपके जो विचार हैं कैसे होने चाहिए? टेम्परेट होने चाहिए। कोई भी उनमें एक अति ना हो किसी चीज की, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं, एकदम जैसे भगवान बुद्ध बोलते थे कि बीच का मार्ग लो, यानी कि टेक द मिडल पाथ। अब है इडियोसिंक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे सारे पक्षी बैठे हैं अपने ऐसे, लेकिन ये उल्टा लटका हुआ है, तो ये इसकी एक अलग, बिल्कुल अलग ही दिख रहा है।
इडियोसिंक्रेसी मतलब होता है आपका एक ऐसा व्यक्तित्व या आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा लक्षण जिससे आप पहचाने जा सको, ठीक है ना। जैसे आपका मान लो कोई चलने का बहुत अलग तरीका है, तो आप एक भीड़ में अलग से पहचाने जाओगे, तो वो आपकी इडियोसिंक्रेसी है, यानी एक व्यक्तिगत विशिष्टता, एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत ही अलग, जो एकदम साफ दिखती है, एकदम फ्लैग्रेंट, एकदम सामने पर दिखती है चीज, बहुत ही ऑब्वियस, ठीक है ना। बिल्कुल जो आपकी व्यक्तिगत विशिष्टता है, आप कह सकते हो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, आप उस कैरेक्टर से, उस चरित्र से पहचाने जाते हो, उस आदत से पहचाने जाते हो, वो आपकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक। तो अ डिस्टिंक्टिव और पर्टिकुलर बिहेवियर, एक विशेष तरह का बिहेवियर है आपका, विशेष तरह का आपका व्यवहार है जिससे आप दूसरों से अलग बनते हो। अब ये नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे सिनोनिम देखते हैं दोनों ही तरीकों के। पहला स्पेशलिटी, स्पेशलिटी की स्पेलिंग देखना, यहाँ पे स्पेशल के बाद आई नहीं आता, स्पेशलिटी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कई लोग इसमें स्पेशल के बाद एल के बाद आई भी लगा देते हैं, स्पेशलिटी, क्योंकि बोलने में कई लोग बोलते हैं स्पेशलिटी है, लिटी नहीं, स्पेशलिटी होता है, ठीक है। तो स्पेशलिटी मतलब आपकी विशेषता, ये तो भाई इस व्यक्ति की स्पेशलिटी है, ठीक है ना। ये तो सब, अगर मान लो लाइब्रेरी में 4 घंटे बैठते हैं तो हमें पता है भाई ये तो 12 घंटे बैठेगा, ये इसकी स्पेशलिटी है, ये इसकी खास बात है, ठीक है ना। ये इसमें कुछ अनूठा है, कुछ अनूठा, कुछ अलग है, ये इसका ट्रेट है। ट्रेट मतलब होता है लक्षण, ट्रेट मतलब क्या होता है, लक्षण। एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब भी होता है एक विशेष गुण, एक विशेष गुण है, ठीक है ना, विशेष लक्षण है, विशेषता, विशेष स्वभाव है। पेक्यूलियरिटी मतलब विशेष स्वभाव। नेगेटिव सेंस में लेकिन यूज करेंगे तो, अगर कोई व्यक्ति हम कहते हैं भाई बहुत ही अलग है, लेकिन नेगेटिव सेंस में, तो हम कहेंगे क्वेयरनेस है उसके बारे में। क्वेयरनेस मतलब अजीब है। अब अगर हम बोलते हैं अजीब है ये, तो ठीक है, वो है तो अलग दूसरों से, पर वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं। अजीब, बिजार, एकदम वियर्ड, ठीक है, बिजार यानी कि विचित्र, विचित्र। ये व्यक्ति जो है बिल्कुल विचित्र है, हमारी समझ से बाहर है, ये किसकी नेगेटिव वो है ये चीज एक तरह से, यानी व्यक्ति का कोई ऐसा गुण जिससे वो अलग ही पहचाना जाए, लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो ऐसा गुण भी तो हो सकता है, ठीक है ना। कोई मान लो कुछ, किसी को हल्का सा कुछ बोल दिया और वो सीधा डंडा उठा ले मारने के लिए, तो वो उसकी व्यक्तिगत विशिष्टता है, तो उससे पहचाना जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी उसका एक इडियोसिंक्रेसी हो गया। और इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा हो सकता है नॉर्मलसी, मतलब नॉर्मल है, कुछ उसमें विशिष्ट नहीं है, कुछ एकदम बिल्कुल सीधा सीधा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमारा ध्यान खींचे, ठीक है, जो हमारा ध्यान खींचे, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। द होम्स कलरफुल इडियोसिंक्रेसी मेड इट स्टैंड आउट इन द नेबरहुड ऑफ व्हाइट हाउसेस। उस मोहल्ले में, नेबरहुड मतलब होता है, नेबर मतलब पड़ोसी, नेबरहुड मतलब मोहल्ला। तो आपके मोहल्ले में सारे घर कैसे थे, वाइट थे, सारे घर सफेद थे, लेकिन एक घर था, उसकी कलरफुल इडियोसिंक्रेसी थी, यानी कि वो एक रंगा हुआ था, अलग अलग रंगों का था वो घर, तो वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। स्टैंड आउट का मतलब होता है जब आप दूसरों से अलग दिखें, भीड़ में आप एकदम स्टैंड आउट होते हैं, एकदम अलग दिखते हैं। Although they are identical twins, their idiosyncrasies allow you to tell them apart. चूंकि या हालांकि वो जुड़वा हैं, आइडेंटिकल ट्विन मतलब होता है जो हू बहू एक जैसे जुड़वा होते हैं, ठीक है, वो जुड़वा हैं। अब लेकिन दो लोग जुड़वा हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानोगे, उनकी इडियोसिंक्रेसी से, उनका व्यक्तिगत विशिष्टता होगी, व्यवहार अलग अलग होगा। तो ये वही कह रहा है कि हालांकि वो दोनों जुड़वा हैं, लेकिन उनकी जो इडियोसिंक्रेसी है, उनकी जो व्यक्तिगत जो आदतें हैं, जो उनकी व्यक्तिगत विशिष्टता है, उनसे आप उन्हें अलग अलग पहचान सकते हो। यानी टू टेल देम अपार्ट मतलब उनको अलग अलग आप बता सकते हो कि कौन क्या है। अगला शब्द है सली। सली वर्ब है, इसका मतलब किसी चीज को गंदा करना, मैला करना या अशुद्ध करना। अब यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं है, कपड़ों से मतलब नहीं है यहाँ पे कि कपड़ों पे धब्बे लग गए या स्टेन लग गया। मान लो मैं बोलता हूँ मेरे कैरियर पे स्टेन लग गया, मतलब मेरे कैरियर पे दाग लग गया, तो उस सेंस में भी यूज होता है। जिसे बोलते हैं मेटाफोरिकल, वो यूज भी होता है, ठीक है। तो किसी चीज को अशुद्ध कर देना मतलब किसी चीज पे धब्बा लगाना, उसने मेरे कैरियर पे धब्बा लगा दिया, या इस जज ने गलत निर्णय दे दिया, ये इसके कैरियर पे हमेशा के लिए एक धब्बा लग गया, यानी इसके कैरियर सली हो गया। कैरियर, हिज कैरियर हैज बीन सलीड। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, टेंट करना। टेंट करना मतलब वही धब्बा लगाना। टार्निश मतलब दूषित करना। कलंक लगाना, टार्निश करना, टेंट करना। स्टेन लगाना, स्टेन मतलब धब्बा। बेसमर्क, बेसमर्क मतलब कीचड़ उछालना, बेसमर्क मतलब कीचड़ उछालना। डिफाइल करना, डिफाइल करना, किसी चीज को गंदा करना, नापाक करना, डिफाइल मतलब नापाक करना। मैला करना, पोल्यूट करना, प्रदूषित करना किसी चीज को। पोल्यूशन, पोल्यूट करोगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। और इसका उल्टा किसी चीज को प्योर करना, शुद्ध करना, प्योरीफाई करना या क्लेंस करना, साफ करना।
क्लियर? तो ये सिर्फ वैसे धब्बों के सेंस में नहीं आता, कपड़ों पे धब्बे या दीवारों पे धब्बे, ये एक मेटाफोरिकल सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ केमिकल प्लांट इज बिल्ट नियर द रिजॉर्ट इट विल प्रोबेबली सली द क्लीन एयर नियर द एरिया. अगर एक रासायनिक जो केमिकल प्लांट होते हैं, रासायनिक संयंत्र जो होते हैं, अगर वो इस रिजॉर्ट, इस होटल के पास लगेगा तो यहाँ की जो क्लीन हवा है, जो शुद्ध हवा है, वो कैसी हो जाएगी? सली हो जाएगी, वो प्रदूषित हो जाएगी. यानी ये जो प्लांट है वो एयर को सली कर देगा. कॉमेडियंस belittling comments on racism were certain to sully his budding career. जो कॉमेडियन था, जो जो हंसाता है खड़े होके, वो कॉमेडियन बोलते हैं, तो उसके belittling comments, रेसिज्म एक बहुत ही महीन मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. रेसिज्म मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव करना, उसको रेसिज्म बोलते हैं. रंग के आधार पर भेदभाव जब होता है उसे रेसिज्म बोलते हैं. तो उसने क्या किया? रेसिज्म पे बहुत ही गलत कमेंट किए. बी लिटलिंग मतलब इस मुद्दे को छोटा कर दिया, यानी रेसिज्म का मजाक उड़ा दिया. बी लिटल करना मतलब किसी चीज को छोटा करना. लिटल मतलब होता है छोटा, तो बी लिटल करना मतलब किसी चीज को छोटा करना. किसी चीज को छोटा करना या किसी व्यक्ति को छोटा करना. मान लो आपके घर कोई मेहमान आता है और आप पानी के लिए भी नहीं पूछते, तो आप उसे बी लिटल कर रहे हो. आप उसे ऐसे दिखा रहे हो कि मैं आपकी जो इज्जत नहीं करता या मैं आपको कुछ समझता ही नहीं हूं, तो आप उसे बी लिटल कर रहे हो. वो हो सकता है वो बी लिटल्ड अपने आप को समझे, उसको इस चीज समझ में आए. तो किसी को बी लिटल नहीं करना चाहिए. द कॉमेडियंस बी लिटलिंग कमेंट, उसके कमेंट कैसे थे? रेसिज्म को वो बी लिटल कर रहा था, मतलब रेसिज्म का मजाक उड़ा रहा था. लेकिन रेसिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी बात होनी चाहिए. तो उससे क्या हुआ? उस कॉमेडियन का कैरियर, इट वॉज एनफ टू सली हिज बडिंग करियर. बडिंग मतलब अभी तो निकल ही रहा है, जैसे फूल होता है, फूल का बड. ठीक है, एक मैंने आपको वो बताया था, निप इन द बड. निप इन द बड मतलब किसी चीज को पहले ही खत्म कर दो, निप इन द बड. तो बड मतलब क्या था? अभी तो फूल उगा भी नहीं है पूरा, अभी तो वो बड हो रहा है, यानी अभी तो निकल ही रहा है. तो उसका कैरियर अभी तो निकल ही रहा था, शुरू ही हो रहा था, लेकिन उस पर तभी सली हो गया कैरियर, मतलब उस पर धब्बा लग गया हमेशा के लिए. क्यों? क्योंकि उसने रंग के ऊपर जो भेदभाव होता है उसका मजाक उड़ाया. हर रेप्यूटेशन वॉज सलीड आफ्टर द अफेयर विद अ मैरिड मैन. उस महिला ने एक मैरिड, एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ अफेयर किया. ठीक है, अफेयर किया, तो इसलिए उसकी रेपुटेशन कैसी हो गई? सली हो गई. उस पर हमेशा के लिए धब्बा लग गया क्योंकि उसने एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर किया. नेक्स्ट है सैंग्विन. ये वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स है सैंग्विन. सैंग्विन मतलब होता है आशावादी, हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना. तो सकारात्मक को बोलते हैं सैंग्विन, लेकिन सैंग्विन का एक मतलब और होता है, और वो ये, हमारा जो खून का रंग होता है ना, उसको ब्लड रेड कलर बोलते हैं, यानी सैंग्विन कलर बोलते हैं. तो सैंग्विन एक कलर भी होता है, यानी कि अगर खून से रिलेटेड कुछ आपको बताना है, रक्तमय, रक्त जैसा, रक्तमय, तो सैंग्विन वर्ड यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं वो बैटल, वो लड़ाई कैसी थी? सैंग्विन, मतलब पूरा खून बह गया था उसमें, तो दोनों तरफ से तलवारें चली, बहुत सारे सोल्जर. महाभारत की लड़ाई कैसी थी? सैंग्विन, यानी रक्तमय हो गया था सब कुछ. पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि रक्तमय हो गई थी, सैंग्विन हो गई थी, रक्तमय. सैंग्विन बैटल मतलब बहुत ही फेरोशियस बैटल, बहुत ही ज्यादा हिंसक, वायलेंट. ठीक है ना? लेकिन सैंग्विन का जनरल वे में मतलब, ये तो रंग की बात हो गई, लेकिन सैंग्विन का जनरल मतलब होता है आशावादी रहना, सकारात्मक रहना. तो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मक. अपबीट, अपबीट मतलब ये होता है आशा रखना. ठीक है, कि अच्छा होगा उसकी आशा रखना हमेशा. बायंट, बायंट रहना. बायंसी क्या होती है? जैसे मान लो आप कोई एक कागज की नाव बनाते हो, वो पानी में डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर तैरती है. तैरती है मतलब बायंट रहती है. इसी तरह आपकी आशाएं भी तैर रही हैं, आपकी आशाएं डूबी नहीं है. बायंट रहना, तो बायंट वर्ड बायंसी से आता है. तो बायंट रहना मतलब आशावादी रहना, अपबीट रहना. होपफुल रहना, होप मतलब आशा, निराशा नहीं, आशा. और होपलेस मतलब क्या हो गया? आशा ही नहीं है, होपलेस. उल्टा होगा नकारात्मकता, यानी पैसिमिस्टिक. पैसिमिस्टिक मतलब पर्सन है, एडजेक्टिव है ये, पैसिमिस्टिक पर्सन है वो, यानी बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति है, नेगेटिव व्यक्ति है. ग्लूमी, ग्लूमी मतलब, ग्लूमी देखो, ग्लूमी मतलब होता है निराश. सलन भी बोलते हैं, SULLEN, सलन. सैड भी बोल सकते हो सिंपल वे में, सैड है, निराश, निराश व्यक्ति है. ग्लूमी व्यक्ति है. डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड है मतलब, डिप्रेस्ड होना मतलब जब कुछ अच्छा ना लगना, हर चीज के बारे में नेगेटिव विचार आना, कई बार आत्मघाती विचार आना, डिप्रेशन में होना. अवसाद बोलते हैं वैसे इसे हिंदी में, अवसाद, अवसाद में हूं मैं, डिप्रेशन में हूं, डिप्रेस्ड हूं. तो सैंग्विन का उल्टा होगा ये सब. तो एग्जाम्पल, इट अमेजेस मी हाउ हैविंग कैंसर डज नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम बीइंग सैंग्विन, सच एन एपिटोम ऑफ पॉजिटिविटी शी इज. ये मुझे सरप्राइज करता है, मुझे अमेज करता है, मुझे हैरान करता है. ठीक है ना? मुझे हैरान करता है क्या? हाउ हैविंग कैंसर डज नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम बीइंग सैंग्विन, कि उस
लड़की को, उस लड़की को कैंसर है, शी हैज कैंसर, ठीक है, हाउ हैविंग कैंसर डज नॉट प्रिवेंट हर, लेकिन उसके बाद भी वो उसे आशावादी होने से, सैंग्विन होने से रोक नहीं पाता, ठीक है ना, यानी कैंसर होने के बावजूद भी वो कितनी आशावादी है। सच एन एपिटॉम ऑफ पॉजिटिविटी शी इज, इसको वैसे एपिटमी बोलते हैं ये जो वर्ड है, लेकिन जनरल वे में आप जब सुनोगे तो आप इंडिया में बोलोगे एपिटमी तो लोग समझेंगे नहीं, आप इसे एपिटॉम बोल सकते हो या आप सिंपल बोल सकते हो, शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। एम्बॉडीमेंट मतलब कि कोई एक गुण है और वो गुण उस व्यक्ति में देखने को मिल रहा है, तो वो उसका एक तरह से जीता जागता उदाहरण, तो जीते जागते उदाहरण के लिए हम यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, जीते जागते उदाहरण के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो सच एन एपिटमी ऑफ पॉजिटिविटी शी इज, यानी वो एक तरह से मूर्त है उसकी, किसकी, आशावादिता की, पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की, सकारात्मकता की, या आप बोल सकते हो एम्बॉडीमेंट भी बोल सकते हो, एम्बॉडीमेंट, चलता फिरता उदाहरण है वो, किसका, सकारात्मकता का। Despite the fact that the soldier has not been home in the last 8 months, his family is still sanguine about seeing him soon. जो सोल्जर है, जो सिपाही है हमारा, वो 8 महीने से घर नहीं आया है, उसके बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, उसके बावजूद उसकी जो फैमिली है वो उसको देखने के लिए सैंग्विन है, यानी वो अभी भी आशावादी है कि उसको देखेगी वो जिंदा है, कि कहीं ना कहीं वो जिंदा है और वो घर आएगा। तो सैंग्विन एक बहुत ही जबरदस्त शब्द है। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी जो होता है मतलब आपका झुकाव, आपका रुझान, या आपका झुकाव किसी चीज की तरफ, आपकी प्रवृत्ति, ठीक है ना, आपकी प्रवृत्ति कैसी है। जैसे लीनिंग, लीनिंग मतलब आपका झुकाव, जैसे कहते हैं ना लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मान लो एक दीवार है और कोई व्यक्ति ऐसे टेढ़ा खड़ा है दीवार का सहारा लेके, यानी कि कहेंगे लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, जो झुका हुआ है दीवार की तरफ, लीनिंग, लीन करना एक तरफ। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी मतलब अगेन आपकी प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी प्रोक्लिविटी यानी सेम मतलब है रुझान या झुकाव। फॉन्डनेस, किसी चीज के प्रति आपकी लाइकिंग, आप अगर किसी चीज को पसंद करते हो वो आपकी फॉन्डनेस है, यानी आपका झुकाव है उस तरफ, आपकी चाह है, राइट। पेंशा, पेंशा मतलब आपका पैशन है, आपका जुनून है, पेंशा। एफिनिटी, एफिनिटी मतलब आपका लगाव, मेरी एफिनिटी इस चीज की तरफ है। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन मतलब भी होता है झुकाव, तो इसका उल्टा क्या हो गया, डिसइंक्लिनेशन, मतलब मैं रिपेल, रिपेल मतलब उस चीज से दूर जाता हूं, या एवर्जन, उस चीज से बचता हूं। आई एम एवर्स टू गोइंग टू पार्टीज, मैं पार्टीज में जाने से बचता हूं, यानी आई एम एवर्स टू इट मतलब मैं पसंद नहीं करता हूं, मेरा झुकाव नहीं है उस तरफ, तो उसको बोलते हैं अवर्जन किसी चीज से, डिसइंक्लिनेशन। तो ये सारे वर्ड एकदम परफेक्ट सिनोनिम है, प्रोपेंसिटी या प्रेडिलेक्शन, प्रोक्लिविटी, एफिनिटी, लीनिंग, सबका मतलब एक ही है। Example, my propensity for eating unhealthy junk food is slowly leading me to obesity. Obesity मतलब होता है मोटापा। अब मेरी propensity क्या है, मेरा जो झुकाव है वो किस तरफ है, eating unhealthy junk food। मैं unhealthy यानी अस्वस्थ, जो मुझे unhealthy मतलब समझते हो ना, जो स्वस्थ ना हो, अस्वस्थ, तो जो मैं जंक फूड खाता हूँ, जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, पैटीज वगैरह, ये सब जंक फूड होता है, ये कोई बहुत अच्छा खाना नहीं है। तो ये इस तरह का खाना खाने की मेरी आदत है, मेरी प्रोपेंसिटी है, मेरा झुकाव है इस तरफ, तो इसकी वजह से धीरे धीरे स्लोली ये क्या हो रहा है मेरे को, ओबेसिटी, मोटापा। इट इज स्लोली लीडिंग मी टू ओबेसिटी, वो मुझे लीड कर रही है ओबेसिटी में, मतलब मेरे शरीर में मोटापा धीरे धीरे बढ़ रहा है। एवरी एडवांसमेंट इन एनी फील्ड हैज टू बी अर्न्ड बाय अ पेनफुल स्ट्रगल अगेंस्ट आवर स्पॉन्टेनियस प्रोपेंसिटी फॉर इग्नोरेंस। जितने भी मानव होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम सबकी एक प्रोपेंसिटी होती है, एक रुझान होता है, हमारा झुकाव होता है इग्नोरेंस, यानी हम किसी चीज को इग्नोर करने में बहुत जल्दी विश्वास रखते हैं कि जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता आएगा, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। उस पर ध्यान ना देना, उसको परिवर्तन उसमें करने के लिए एफर्ट ना करना, उसे बोलते हैं इग्नोरेंस। किसी चीज जो जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने देना। कई लोग तो ये भी बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन इग्नोरेंस ब्लिस नहीं होता। मान लो आप किसी एरोप्लेन से नीचे कूदे, किसी ने आपको धक्का दे दिया, आप हवा का मजा ले रहे हो, अब नीचे जमीन पे जब आ रहे हो तो आप कह रहे हो इग्नोरेंस इज ब्लिस, मजा आ रहा है मुझे, लेकिन जमीन के टकराओगे तो क्या इग्नोरेंस ब्लिस होता है, नहीं होता। ये बौद्ध धर्म का कंसेप्ट है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस सही नहीं है। आपको उस चीज से बचना नहीं चाहिए, आपका एस्केपिस्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, यानी किसी चीज से बचने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको उस चीज को यू हैव टू फेस इट, आपको उस चीज को फेस करना चाहिए। यू हैव टू लॉक हॉर्न्स विद दैट। लॉक हॉर्न्स मतलब उससे जूझना। लॉक हॉर्न विद समवन मतलब जैसे दो जब सांड लड़ते हैं, दो जब बुल बैल लड़ते हैं,
तो वो आपस में एक दूसरे में सींग फंसाते हैं। इसी तरह आपको भी लॉक हॉर्न, हॉर्न मतलब होता है सींग, HORN, हॉर्न। टू लॉक हॉर्न्स मतलब किसी चीज के साथ आप सींग लड़ा रहे हो, मतलब उस चीज का सामना कर रहे हो, बच नहीं रहे, तो आपको भी उससे लॉक हॉर्न करना चाहिए। कोई भी मुसीबत से उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये लिखा है किसी भी क्षेत्र में जब कोई एडवांसमेंट होता है, जब कोई बढ़ोतरी होती है, तो कैसे होती है? उसको अर्न करना पड़ता है, अपने आप नहीं होती। उसे अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। कैसे? पेनफुल स्ट्रगल, स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्ट्रगल हमेशा पेनफुल होता है, कभी भी ग्लैमरस नहीं होता। स्ट्रगल हमेशा पेनफुल होता है, कठोर होता है, कष्टदायी होता है, लेकिन करना पड़ता है। और ये पेनफुल स्ट्रगल हमें किस चीज के खिलाफ करना है? हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोपेंसिटी इग्नोरेंस, यानी हमारी जो ह्यूमन बींग्स की आदत है, हमारी प्रोपेंसिटी किस चीज की है? इग्नोरेंस की। तो हमें अपनी इग्नोरेंस की इस रुझान या झुकाव के विरुद्ध पेनफुल स्ट्रगल करके हमें एडवांसमेंट करना है। समझे? अब जो शब्द है हमारा वो है इनएलेक्टेबल। इनएलेक्टेबल मतलब होता है अनिवार्य। अब इसके दो मतलब होते हैं। अनिवार्य का मतलब यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है? मतलब जो होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। ये तो अनिवार्य है, ये तो होगा ही। मतलब यहाँ पे अनिवार्य का मतलब एक और सेंस में होता है मैंडेटरी, यानी जिसके बिना काम ना चले। भाई आप मेरी पार्टी में जरूर आना, आपका पार्टी में आना अनिवार्य है, आपके बिना पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। किसी की मौजूदगी अनिवार्य हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट या कागज जो अनिवार्य हो, उसके बिना काम ना चले। कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालना अनिवार्य है, वरना आप कंप्यूटर नहीं खोल पाएंगे। या इसका एक मीनिंग ये भी होता है जो नहीं, जिसको आप बदल नहीं सकते, वो तो होके रहेगा। जैसे मृत्यु, मृत्यु तो आएगी, मृत्यु तो सबसे बड़ा सच है, आएगी आएगी। हम कोई शाश्वत तो है नहीं, हम कोई हमेशा अमर रहे शाश्वत ऐसा तो है नहीं, हम तो नश्वर है, यानी नष्ट हो जाएंगे। यानी इनएस्केपेबल, हम एस्केप नहीं कर सकते, बच नहीं सकते उससे, बाहर नहीं निकल सकते मृत्यु से। इनएस्केपेबल, इनएलेक्टेबल। अनअवॉइडेबल, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते, हम उससे बच नहीं सकते। इनएविटेबल मतलब जो होके ही रहेगा, इनएविटेबल, ये तो होके ही रहेगा। अगर ये खिलाड़ी इतना गंदा खेलता रहा तो टीम से निकलेगा ही निकलेगा। यानी इफ ही कीप्स ऑन प्लेइंग लाइक दिस, हिज एक्सपल्शन फ्रॉम द टीम इज इनएविटेबल। उसका टीम से बाहर निकाला जाना, एक्सपल्शन मतलब बाहर निकाला जाना, क्या है? इनएविटेबल। वो होके ही रहेगा, वो तो बस टाल रहा है। ही इज ओनली डिलेइंग द इनएविटेबल, यानी कि वो सिर्फ डिले कर रहा है किस चीज को? जो होके रहेगा उसे, यानी कि उसका एक्सपल्शन। उसको डिले तो कर सकता है लेकिन उसको रोक नहीं सकता। ठीक है ना? कैंसर का कोई पेशेंट है, चौथे स्टेज में पहुंचा हुआ है, बिल्कुल कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप उसको दवाइयां देके थोड़ा डिले तो कर सकते हो उसकी डेथ, रोक नहीं सकते। इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल। डेस्टाइन, ये तो भाग्य में लिखी है, इसको कौन रोक सकता है? डेस्टिनी है ये तो, डेस्टिनी मतलब भाग्य है, ये तो भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कौन रोक सकता है? डेस्टाइंड है ये तो, होके रहेगा। इनएलेक्टेबल है तो। और इसका उल्टा क्या होगा? अवॉइडेबल। ये तो अवॉइडेबल है, ये तो अवॉइडेबल है। आप ये दवाई खाओ, आपको आप रोकथाम करो रोग की, वो तो अवॉइडेबल है, जरूरी थोड़ी है कि आपको रोग होगा, अवॉइडेबल है, दवाइयां मौजूद है। इवेडेबल, आप उससे बच सकते हो, इवेड कर सकते हो। कहते हैं कभी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इवेड नहीं करना चाहिए, यानी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से बचना नहीं चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है ये तो निश्चित है, सर्टेन है एकदम, बिल्कुल होके रहेगा, यानी इनएलेक्टेबल है। और उल्टा अवॉइडेबल और एवेडेबल। एग्जाम्पल, द ब्लोज ऑफ फेट आर इनएलेक्टेबल, नो मैन शैल इवेड हिज डूम। डूम मतलब होता है विनाश, ब्लोज ऑफ फेट मतलब है जो हमारा जो फेट है, हमारा जो आखिर में हमारे साथ होगा, वो इनएलेक्टेबल है। कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता, अपने विनाश से, अपनी मृत्यु से बच नहीं सकता। द ब्लो ऑफ फेट है तो ये तो लिखा है, ये तो जीवन है। ठीक है ना? जब पुरानी पत्ती झड़ती है तभी नई पत्ती आती है, ये तो जीवन है। तो पुरानी पत्तियों का झड़ना भी जीवन है और नई पत्तियों का आना भी जीवन है। Perhaps there is no hope for the actor because even after spending a year in rehab, his drug addiction seems ineluctable. वो जो एक्टर है, वो जो अभिनेता है, उसके लिए कोई आशा बची नहीं है अब। क्यों? क्योंकि 1 साल उसने रिहैब में बिताया। रिहैब बोलते हैं जहां पे ड्रग छुड़वाए जाते हैं, जहां पे ड्रग छुड़वाए जाते हैं, जहां आपका पुनर्वास किया जाता है। रिहैब मतलब रिहेबिलिटेशन, यानी पुनर्वास, मुख्य धारा से दोबारा जोड़ना, गंदी आदतें छुड़वाना, सिगरेट छुड़वाना, शराब छुड़वाना। तो 1 साल वो रिहैब में रहा, उसके बाद भी उसकी ड्रग्स की आदत नहीं जा रही। सीम्स इनइलेक्टेबल, यानी वो ड्रग्स, अपनी जो ड्रग की आदत है, एडिक्शन है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है, यानी कि वो उसके लिए अनिवार्य हो चुकी है, वो इनएस्केपेबल हो चुकी है, वो उससे एस्केप नहीं कर पा रहा है, अवॉइड नहीं कर पा रहा है ड्रग्स को, वो हम एक तरह से उसको छोड़ नहीं पा रहा है। इनइलेक्टेबल है। क्लियर? इनइलेक्टेबल मतलब। और आखिरी शब्द है आज का फ्लेबरगास्ट। फ्लेबरगास्ट मतलब होता है हैरत में डालना, हैरान रह जाना। फ्लेबरगास्ट हो गया मैं, तो एकदम सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया।
एस्टोनिश हो गया, एस्टाउंड हो गया, अमेज, एकदम अमेजमेंट, अमेज, आई वॉज अमेज्ड, क्या परफॉर्मेंस था, मजा आ गया, अमेज, मैं तो हैरान रह गया ये एक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। टू टेक समवंस ब्रेथ अवे, टू बी स्वेप्ट ऑफ योर फीट, कई सारे एडियम्स हैं इसमें। किसी की अगर ब्रेथ अवे, यानी टू टेक समवन ब्रेथ अवे मतलब किसी की सांस आपने उससे दूर खींच ली, यानी उसको एकदम सरप्राइज कर दिया, एस्टोनिश कर दिया। इसका उल्टा अनइम्प्रेस्ड, मतलब ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, मैं बेफिक्र हूँ। अनकंसर्न, मुझे कोई, मैं कंसर्न ही नहीं हूँ, मैं एकदम बेखबर हूँ उस चीज़ से, वो मेरी वो खींच नहीं पाया, मुझे सरप्राइज नहीं कर पाया, ठीक है जैसा हर वक्त था वैसा ही कुछ था, कुछ खास नहीं था। या एक एस्टोनिश हो गया, मैं तो हैरान रह गया, हैरत में डाल दिया उसने मुझे। एस्टाउंडेड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, तीनों का मतलब एक ही है। फ्लैबरगैस्टेड, आई वाज फ्लैबरगास्टेड, मैं अपने नंबर एग्जाम में देके फ्लैबरगास्टेड रह गया, मैं तो हैरान रह गया कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता था। जब भी आप अपना किसी चीज में 100% देंगे तो आप उसके नतीजे देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। वंस यू पुट इन योर 100%, you will be flabbergasted with the results yourself. Example, the burglar was flabbergasted when he broke into the house and found himself surrounded by the police. Burglar बोलते हैं thief को, चोर को, burglar जो चोरी करने आए, डकैते डालने आए, डाका डालने आए, burglar। तो burglar क्या, वो flabbergasted रह गया, यानी कि वो हैरान रह गया। कब, जब when he broke into the house, जब वो घर में घुस गया जबरदस्ती। ब्रेक इन करना किसी घर में मतलब, ब्रेक इन करना मतलब जबरदस्ती घुस जाना। और उसने क्या देखा, उसने ये देखा, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने ये देखा कि वो चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय द पुलिस मतलब एनसर्कल्ड बाय द पुलिस, यानी कि चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ है। तो वो फ्लैबरगास्टेड रह गया, ही वाज एस्टोनिश्ड, ही वाज अमेज्ड टू सी, ही वाज एस्टाउंडेड। बिकॉज द एक्ट्रेस वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू विन एन अवार्ड, शी वाज फ्लैबरगास्टेड व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड। जो एक्ट्रेस थी वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी आशा नहीं कर रही थी कि वो अवार्ड जीतेगी, तो वो हैरान रह गई जब उसका नाम बुलाया गया। ठीक है, फ्लैबरगास्टेड रह गई। चलिए अब देखते हैं स्टोरी। पहले खुद ट्राई करिए, ये हमेशा याद रखिए, पहले खुद ट्राई करिए। It was unanimously decided at the symposium that the team captain was too incompetent for holding that post. एक सिंपोजियम हुआ, एक मीटिंग हुई, ठीक है, एक विशेष बात पे। क्या थी वो बात, हमें कैप्टन के बारे में डिसाइड करना था। सबने ये डिसाइड करा, यूनानिमसली डिसाइड ये हुआ, सबका एक मत ये था कि जो कैप्टन है वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है उस पद पे रहने के लिए, यानी कि वो कुशल नहीं है, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट है एकदम, वो उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है एकदम, स्किलफुल नहीं है। एज अ रिजल्ट ही वॉज सेंट होम द वेरी नेक्स्ट डे। और जब ये निर्णय ले लिया तो उसका ये हुआ फलस्वरूप कि उसे अगले ही दिन घर भेज दिया गया। ही वॉज सेंट होम द वेरी नेक्स्ट डे। Any of us would have panicked if we had been in that situation, but being temperate in hard times had always been his idiosyncrasy. अगर उसकी जगह हम में से कोई होता, एनी ऑफ अस वुड हैव पैनिक्ड, तो हम पैनिक कर गए होते। पैनिक मतलब हम बहुत ज्यादा निराश हो गए होते, हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए होते, बहुत ज्यादा टूट गए होते अगर हम उस सिचुएशन में होते, या हम अब उस सिचुएशन में अपने आप को पाते, उस परिस्थिति में अपने आप को पाते, इफ वी हैड बीन इन दैट सिचुएशन। लेकिन बट बीइंग टेम्परेट इन हार्ड टाइम्स हैड ऑलवेज बीन हिज इडियोसिंक्रेसी। लेकिन कठोर समय में, एडवर्स टाइम में, कठिन परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशंस में टेम्परेट रहना, यानी कि एक तरह से टेम्परेट रहना मतलब काम रहना, शांत रहना। तो शांत आदमी वैसे ही आशावादी बन जाता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लो एक बर्तन में किसी ने बहुत सारा कीचड़ वाला पानी डाल दिया। एक बर्तन में किसी ने बहुत सारा कीचड़ भरा पानी डाल दिया, गंदा पानी डाल दिया, धूल मिट्टी वाला पानी डाल दिया। तो बर्तन को क्या करना चाहिए, बर्तन सबसे अच्छी चीज जो कर सकता है वो रह सकता है बर्तन हिले ना, एकदम शांत। कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाएगा और पानी फिर से ऊपर एकदम ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कठिन समय में सबसे बड़ी क्वालिटी किसी के पास होती है तो वो है शांत रहना। समझ गए। अब बर्तन अगर बहुत ज्यादा जोर लगाएगा, हिलेगा तो और गंदा ही होएगा, वो गंदा ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर वो शांत हो जाएगा तो कीचड़ बैठ जाएगा सारा। समझ गए। तो हार्ड टाइम्स में, कठोर समय में, जब टाइम आपका हार्ड हो, कठोर हो, एडवर्स हो, कठिन परिस्थितियां हो, तो टेम्परेट रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, सैंग्विन हो जाओगे। तो उसने क्या किया, उसकी ये इंडियोसिंक्रेसी थी, उसकी हमेशा से ये एक आदत थी, विशिष्ट पहचान थी, विशिष्ट उसका चरित्र था, उसकी एक व्यक्तिगत विशिष्टता थी कि वो हमेशा कठिन समय में टेम्परेट रहता था, शांत रहता था। A lot of people tried to sully his image. बहुत सारे लोगों ने कोशिश की उसकी इमेज खराब करने की, उसकी इमेज को सली करने की, उस पर धब्बे लगाने की, कीचड़ उछालने की, बेस्मर्क करने की, राइट, सली करने की, टेंट करने की, टार्निश करने की।
येट ही मैनेज टू मेंटेन अ सैंग्विन एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फ्यूचर। लेकिन फिर भी वो अपने भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके सैंग्विन एटीट्यूड था उसका। एटीट्यूड मतलब होता है किसी चीज को देखने का नजरिया। तो उसका नजरिया कैसा था? आशावादी, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। हिज प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स क्रिकेट हैड नेवर डिमिनिश्ड। उसकी जो क्रिकेट के प्रति प्रोपेंसिटी थी, जो झुकाव था, वो बिल्कुल भी डिमिनिश मतलब कोई चीज कम हो जाना, किसी चीज की तीव्रता कम हो जाना, उसको बोलते हैं डिमिनिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर की लाइट जो है वो डिमिनिश हो गई है, यानी लाइट कम हो गई है मेरे घर में। डिमिनिश हो जाना मतलब किसी चीज की तीव्रता कम हो जाना। तो उसकी क्रिकेट को लेके जो प्रोपेंसिटी थी, जो झुकाव था, लाइकिंग थी, रुचि थी, वो कभी भी, नेवर, कभी भी नहीं डिमिनिश हुई, कम हुई। आफ्टर द इनएलेक्टेबल प्रैक्टिस ऑफ 12 मंथ्स, अब वो क्योंकि इतना आशावादी था, उसकी क्रिकेट के प्रति जो रुचि है वो कम नहीं हुई, तो ये तो होना ही था कि वो प्रैक्टिस करेगा। तो उसने खूब प्रैक्टिस करी। इनएलेक्टेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके, इनएलेक्टेबल, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, उसने प्रैक्टिस की और वो उसने दोबारा उसको टीम में जगह मिल गई। तो आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ 12 मंथ, आप ये भी बोल सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 12 मंथ, यानी 12 महीने अभ्यास करने के बाद, इनएविटेबली ही गॉट बैक हिज टीम इन, ही गॉट हिज प्लेस बैक इन द टीम। ये तो इनएविटेबल था कि वो टीम में वापस आ जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, वो भी ठीक है। एंड व्हेन ही प्लेड फॉर द फर्स्ट टीम आफ्टर दीज मंथ्स ही परफॉर्म्ड हिज बेस्ट। और जब वो दोबारा खेला अपनी टीम के लिए, फर्स्ट टीम मतलब होता है मेन नेशनल टीम, फर्स्ट टीम के लिए खेला, तो ही परफॉर्म्ड हिज बेस्ट, लीविंग द होल स्टेडियम फ्लैबरगास्टेड। तो वो इतना उसने बेस्ट परफॉर्म किया कि पूरा का पूरा स्टेडियम हैरान रह गया, फ्लैबरगास्टेड हो गया। चलिए अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो 5 क्वेश्चन हम करते हैं हमेशा। पहले खुद अटेम्प्ट करिए। यूनानिमस का उल्टा पूछना है, ठीक है? यूनानिमस का उल्टा क्या होगा? कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्टिंग मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है विरोधाभास, तो यही हो गया इसका उल्टा। कंकॉर्डेंट मतलब एग्रीमेंट, एकॉर्ड, कंकॉर्ड, कंकॉर्डेंट, कोलैबोरेटिंग, दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक मत रखना। कॉन्ग्रुएंट भी एक जैसा होना, एक सुर में होना, तो इसका उल्टा हो गया कन्फ्लिक्टिंग। आपको सिमिलर मीनिंग बताना है इनकॉम्पिटेंट का। इनकॉम्पिटेंट मतलब आपको बताइए जो उसमें कुशलता ना हो, इनकॉम्पिटेंट है वो, अयोग्य है, तो इसका सिमिलर क्या होगा? वर्चुओसो नहीं, वर्चुओसो नहीं, सीजन नहीं, वेटरन नहीं, इनएप्ट, तो आंसर है इनएप्ट, इनएप्ट। उसके बाद इनएलेक्टेबल का उल्टा, ठीक है? इनएलेक्टेबल मतलब जो होके रहेगा, अनअवॉइडेबल ठीक है, इनएस्केपेबल ठीक है, इनएविटेबल ठीक है, इवेडेबल, तो आंसर है डी, इवेडेबल। यानी जिसको रोका जा सके, जिसको होने से रोका जा सके, वो इवेडेबल है या एस्केपेबल है या एविटेबल है, ठीक है ना? उसके बाद फ्लैबरगास्ट, फ्लैबरगास्ट मतलब हैरान रह जाना, तो इसका उल्टा बताना है, ठीक है? एस्टॉनिश, एस्टाउंड, अमेज, तीनों का मतलब एक होता है, तो आंसर है इम्पैसिव। इम्पैसिव मतलब फर्क ना पड़ना, फर्क ना पड़ना एकदम। इम्पैसिव बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो अनइम्प्रेस्ड, अनइम्प्रेस्ड भी बोल सकते हो। उसके बाद सैंग्विन, सैंग्विन का समानार्थी शब्द, ठीक है? सैंग्विन का मतलब क्या होता है? आशावादी, तो इसका उल्टा, उल्टा पूछा है नहीं, सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम हो गया बायंट। बायंट मतलब आशावादी। जैसे मैंने आपको बायंसी का एग्जांपल दिया था, सतह पे रहना, आशावादी होना, डूबना नहीं। डिप्रेस्ड, ग्लूमी और पेसिमिस्टिक मतलब होता है नकारात्मकता और अवसाद, निराशा। तो ये थे हमारे शब्द आज के वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।